Very good morning to all. This is class 10th Social Science part History, chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe. And today my topic is the romantic imagination and national feeling. आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कि पोलैंड के अंदर कैसी घटनाएं हुई और उसका इम्पैक्ट और राज्यों पर क्या पड़ा। ओके, इस चैप्टर की शुरुआत एक पेंटिंग से हम शुरू करते हैं जिसमें कहा गया है कि व्हेन फ्रांस स्नेचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस छींकता है तो पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? पूरे यूरोप पे पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ये जो पेंटिंग है दमेसेकर अक्यूज यूजिन डेलक्रॉइस 1824 में बनाया गया था। यानी कि ये जो पेंटिंग है ये 1824 में यूजिन डेलक्रॉइस ने बनाया था। ये एक फ्रेंच पेंटर थे। इस पेंटिंग में दिखाया गया था कि कैसे ऑटोमन एम्पायर के जो लोग हैं वो ग्रीस के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और उसी समय एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड हर्डर, यानी कि जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। उन्होंने 1774 में और 1833 के करीब उन्होंने कहा कि अगर आपको जर्मन के इतिहास को जानना है तो आपको कॉमन पीपल को जानना पड़ेगा, जिसे हम लोग दासपोक बोलते थे। वही नेशन बिल्डर बना सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि अगर अपनी भाषा को किसी आम तक पहुंचाते हैं, अगर वो अपने देश को आज़ाद करना चाहते हैं तो शुड बी यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। हमें किस का यूज़ करना चाहिए? वर्नाकुलर, जिसे कि हम लोग कहते हैं मातृतंग। और इसके साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे कि पोलैंड के अंदर कैसे लोगों को वहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करने से मना कर दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, इनका नाम कैरोल कुरपिंस्की। अब इन्होंने क्या किया पॉलिश यानी पोलैंड के लोगों के लिए, इसे आप ध्यान से समझिएगा। ये बात है ग्रेट पावर की। द ग्रेट पावर रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, even though Poland no longer exists the independent territory, national feeling were kept alive to the music and language। आपने देखा था कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जो था हर स्टेट को कॉन्कर कर रहा था, यानी जीत रहा था। फिर बाद में कौन आ गए थे? कंजर्वेटिज्म आ गए थे। कंजर्वेटिज्म बिलीव देयर शुड बी मोनार्की गवर्नमेंट एंड देयर शुड बी हायरार्की इन द सोसाइटी, यानी कि समाज के अंदर एक हायरार्की होनी चाहिए। गवर्नमेंट किस टाइप की होनी चाहिए? मोनार्किकल। अब आपको याद होगा कि 1815 में एक मीटिंग होती है जिसे ट्रीटी ऑफ वियना होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिक। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नेचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अगर फ्रांस सीखेगा तो पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? पूरे यूरोप पे पड़ेगा। यानी अगर फ्रांस के अंदर कोई घटना होती है तो पूरा इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ेगा। तो रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और इसके अलावा पोलैंड, जो ये सब क्या थे? ये सब किसके पार्ट थे? ये सब पार्ट थे यूरोप के पार्ट थे। तो स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि अगर फ्रांस कभी छींकेगा पूरा इम्पैक्ट क्या होगी? पूरे यूरोप पे पड़ेगा। विच मीन्स अगर फ्रांस के अंदर कोई घटना होगा तो आजू बाजू के लोग देख करके वही आंदोलन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये घटना है पोलैंड की। तो पोलैंड में क्या था? वो टेरिटरीज तो था, यानी कि वो रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया उस पर कंट्रोल करते, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो स्वतंत्र नहीं था। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था कि इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, जिनका नाम है कैरोल कुरपिंस्की। ये विश्वास दिलाते थे कि अगर किसी देश को आज़ाद कराना है तो नेशनल फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। उनका ये मानना था कैरोल कुरपिंस्की का। फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू द हिज ओपेरास एंड म्यूजिक्स। अगर हमें अपने देश को आज़ाद कराना है तो हमें ओपेरास और म्यूजिक का यूज़ करना चाहिए। टर्निंग द फोक डांस, यानी कि लोकल डांस का यूज करना चाहिए। लाइक द पोलिश एंड द मजूरकास, यानी कि पॉलिश के यानी पोलैंड के अंदर दो चलते थे, जैसे पोलिश और मजूरका। ये क्या थे? ये लोग नेशनल सिंबल्स मानते थे। अगर
किसी देश को आज़ाद कराना है, जैसे कि सिंस 1947 से पहले आपने देखेंगे कि हमारे देश के बहुत सारे नारे चलते थे, लोग उस नारे को गाते थे, तो उनके अंदर क्या थी, एक फीलिंग आती थी कि ये हमारा देश है, हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। उसी तरह कैरल कुम्बेंसी का कहना था कि अगर पोलैंड को आज़ाद कराना है तो हमें क्या फोक डांस, पोलैंडिश म्यूजिक यानी डांस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हमें क्या करना होगा, अपने देश को आज़ाद कराना है। फिर इसके बाद ये कहते थे कि लैंग्वेज टू प्ले एंड द इम्पोर्टेंट ऑफ द डेवलपमेंट द नेशनल सेंटिमेंट्स। अगर किसी देश को आज़ाद कराना है तो सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण रखता है, भाषा। जैसे कि आप भाषा क्या हिंदी है, अगर हम अपने अंदर नेशनलिज्म की भावना लाना चाहते तो हम क्या फारसी बोल करके या इंग्लिश बोल करके दूसरे के अंदर नहीं ला सकते ना। तो हम अगर किसी के अंदर लैंग्वेज के थ्रू यानी कि हिंदी भाषा के थ्रू तो हम समझा पाएंगे कि तभी तो उसके अंदर नेशनल फीलिंग आएगी। And after Russian occupation, the Polish language was forced out of the school and the Russian language was imposed everywhere. अब क्या हुआ था कि जब वो थे यानी कि जब पॉलिश पर बड़े बड़े जो रशियंस थे उनका कब्जा था, तो रशियन नहीं चाहते थे कि पोलैंड के अंदर पॉलिश लैंग्वेज चले, तो उन्होंने वहाँ से पॉलिश लैंग्वेज को हटाना स्टार्ट कर दिया, स्कूलों से हटाना कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारे सिंस 1947 से पहले हमारे देश में क्या थे, अंग्रेज थे। तो अंग्रेज किस में विश्वास करते थे, इंग्लिश में। तो वो क्या करते थे, कोई भी एक्ट लगा करके हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर देते, तो लोग हिंदी धीरे धीरे भूलना भूल जा रहे थे। तो अब उसी तरह पोलैंड के अंदर हुआ, पोलैंड के अंदर क्या हुआ कि जो लोग थे वो लोकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर पा रहे थे बल्कि रशियन का यूज़ करते, अब उनको रशियन लैंग्वेज पसंद नहीं आ रही थी। तो अब क्या हुआ, रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, सभी जगह क्या कर दी, इम्पोज्ड लागू कर दिया गया, किस भाषा का, रशियन लैंग्वेज का। सिंस 1831 an armed rebellion against the Russians rule that took place with the ultimately the crust। अब क्या हुआ 1831 में, अब ये घटना 1831 की थी, वहां पर एक आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द रशियंस, विच मीन्स अब लोगों के अंदर एक भय सा था कि हमारे देश में पॉलिश लैंग्वेज यूज नहीं किया जा रहा है, तो लोगों ने उनके रशियन के खिलाफ अगेंस्ट किया कि एक क्रांति सी ला दी। तो अब क्या हुआ, तो रशियंस अंडर रूल ऑफ द टू प्लेस फीस द अल्टीमेट फर्स्ट, यानी क्या था कि अब हर जगह क्या था, रशियन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पॉलिश लैंग्वेज का यूज करते थे। Of the clergy in the Poland began the language as a weapon as a national residence, which means वहाँ पर यानी कि कुछ लोग ऐसे थे, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, यानी कि फर्स्ट स्टेट में कौन से आते थे, क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में जो आते थे पीजेंट्स, लैंडलेट्स, लेबर, बिजनेसमैन एटसेट्रा लोग आते थे। जो क्लर्जी थे, जो वहाँ के यानी कि पॉलिश के लोग जो थे यानी कि पोलैंड के जो लोग थे, उनका विश्वास था कि अगर हमें अपने देश को या वी यूज शुड बी वर्नाकुलर लैंग्वेज, हमें अपनी मातृभाषा का यूज करना चाहिए। तो जो क्लर्जी जो थे यानी कि जो पोप के जो फादर होते थे वो क्या करते थे, अब एक मीटिंग बुलाते थे एक चर्च के अंदर, तो वो यूज करते थे। जब ये बात रशियन को पता चली कि अरे यहाँ पर तो रशियंस की जगह लोग पॉलिश लैंग्वेज को यूज कर रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, तो उस वहाँ के जो चर्च के जो फादर होते थे उनको एक्साइल कर देते यानी कि देश से बाहर निकाल देते थे। एंड police was used to charge and they creating the all religious instructions, यानी कि उनका मानना था कि जो पॉलिश लैंग्वेज है ये हमारी क्या है, एक दैवीय शब्द है यानी कि दैवीय भाषा, इनका हमको यूज करना चाहिए। तो चर्च के लोग क्या करते थे, एक पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया जाता था। And after that, as a result, a large number of the paris and the bishops were put in a jail and sent in Siberia। आखिर इसका कारण क्या हुआ कि जो लोग पोप के लोग जो थे यानी कि फादर होते थे, उनको जब रशियन लैंग्वेज का यूज करते थे तो उनको कहाँ भेज दिया गया, जेल में। या जेल कहाँ था, साइबेरिया यानी कि ठंडे प्रदेशों में उनको भेज दिया गया by the Russian authorities, and the punishment that they refused to preach in Russian। This used the Polish communist scene and the symbol struggle against the Russian dominance। which means अब इसे ध्यान से समझिएगा कि इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी देश को आज़ाद कराना है तो सबसे पहले हमें शुड बी वर्नाकुलर लैंग्वेज, हमें मातृभाषा का यूज करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे देश का। अगर हमारे देश के अंदर कोई भी क्रांति होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्रेंच बोलें या इटालियन बोले, हमें अपने मातृभाषा का जब हम यूज़ करेंगे तभी तो दूसरे के अंदर फीलिंग आएगी, फीलिंग तभी आएगी तभी हमारा देश क्या होगा, आज़ाद होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉर्ड को पढ़ेंगे। हम लोग उसमें देखेंगे कि वहाँ पर कैसे
लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और वहाँ क्रांति का कारण बनता है। ये घटना यूरोप की है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।